आज हम जिस जिस अजीम हस्ती को आपसे मुतारिफ कराने जा रहे हैं, वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मगर ये वो हैं जिन्होंने मौसीकी के ज़रिए उर्दू को एक नया रंग बख्शा। जी हाँ, ये सर यूसुफ सलाहुद्दीन हैं। यूसुफ सलाहुद्दीन मुख्तलिफ रंगों का नाम है जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ। तो सर यूसुफ सलाहुद्दीन कौन है? एक पाकिस्तान और लाहौर से मोहब्बत करने वाला इंसान है, और जिसको इस बात की फ़िक्र है कि क्योंकि हम एक नज़रियाती मुल्क हैं, लेकिन हमारा जो नज़रिया है वो हमारे नौजवानों तक नहीं पहुंच रहा। तो म्यूज़िक जो है एक बड़ा पावरफुल मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बड़ा पावरफुल मीडियम है, क्योंकि जो भी आप मैसेज आप देना चाहते हो वो, क्योंकि हर घर के अंदर एक टीवी का डब्बा है, जो अमीर से अमीर तरीन और ऑलमोस्ट जो आपकी लोअर मिडिल क्लास भी है वो भी टीवी घर में ज़रूर हर जगह होती है। तो ये सोच थी कि क्योंकि अगर आप इस खत्ते की जो हिस्ट्री को आप देखें तो यहाँ जो इस्लाम था, ना ये मुल्ला लेके आया, ना कोई बादशाह लेके आया, ना शहाबुद्दीन गौरी लाया, ना मोहम्मद बिन कासिम लाया, कोई नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ सूफिया जो थे वो इस्लाम लेके आए, क्योंकि उनका जो इस्लाम था वो आम बंदों के लिए जो कि नॉन मुस्लिम थे उनको एक्सेप्टेबल था। और जो सूफिया थे वो बड़े अपना उनकी जो थिंकिंग थी हमेशा पॉजिटिव थी उनकी। और जो चीज़, जो लोकल कल्चर था, जो इस्लाम से क्लैश नहीं करता था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, मतलब जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, जिस तरह बसंत थी, बसंत के बारे में चाहे मौलवी जो मर्जी कहें, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने खुद कहा हुआ है कि ये बड़ा अच्छा फेस्टिवल है, मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, और ना ही म्यूज़िक को समझते थे जो सूफिया थे कि इसका कोई इस्लाम के साथ क्लैश है। वैसे तो अगर मैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे रिसेंटली मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने एक नातिया कवाली लिखी थी, कंपोज की थी राहत के साथ, उसके मैंने वीडियो बनाया, तो उसमें एक बंदे ने कमेंट किया कि ये हराम है। तो मुझे, मैं हंस ही सकता था इस जहालत के ऊपर, और मैं क्या कर सकता था, है ना। जी जी, वो है तू मेरी जान मोहम्मद, यहीं शूट, इधर ही शूट की हुई हो। मतलब कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये उन दिनों की बात है कि जब मैंने अब सियासत में मैं रहा, मेरे वालिद सियासत में थे, मेरे दादा सियासत में थे, सारी फैमिली जो थी वो उसकी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी, और सारी जो फाइट थी पाकिस्तान के लिए, सारी जो क्या कहते हैं मूवमेंट थी पाकिस्तान में, उसमें उनका बहुत गहरा क्या कहते हैं हाथ रहा मेरे ख़ानदान का। 1907 में जब दूसरा जल मुस्लिम लीग का जो मीटिंग हुई कराची में, उसमें हमारे बुज़ुर्ग जो थे, मेरे दादा के जो छोटे भाई थे, कासिम ज़िया साहब के दादा मियाँ अपना ज़हूरुद्दीन, वो उसमें हुए, फ्रॉम द फैमिली साइड वो उसमें शरीक हुए, और उनके कज़न मियाँ हुसामुद्दीन, ये दोनों उस वक्त उन, तब मुस्लिम लीग एक जमात नहीं थी, एक सोच थी। हाँ, जमात तो ये बनी ना 19 अपना 23 मार्च 1940 को, जब आपने डिमांड की पाकिस्तान की, तो फिर कोई मुस्लिम लीग का कोई नस्बुल ऐन था, कोई उसके सामने एक मंजिल थी, और फिर 6 साल में आपने ऑलमोस्ट 7 साल में पाकिस्तान अचीव कर लिया आपने। तो ये सारी, तो मैं बड़ा उस ज़माने में मैंने फिर सोचा कि इसको इस तरीके से देखा जाए। मैंने फिर इसको, जो बसंत का फेस्टिवल था, क्योंकि मेरे माइंड में था कि ये एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल बन सकता है, इट कुड बी अ ग्रेट मनी अर्नर फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो एक रियल इमेज है, वो सॉफ्ट इमेज जो है, वो मैं उसमें कोई इतना नहीं बिलीव करता। सॉफ्ट इमेज क्या हुआ, रियल इमेज है ये। तो उसको मैंने क्या कहते हैं बहुत प्रमोट किया। फिर यहाँ जब कामरान लशारी साहब आए एज DGPH, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की। उन्होंने फिर क्या कहते हैं इसको और आगे बढ़ाया, और बढ़ाते 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 फिर वॉल सिटी अथॉरिटी बनी, और फिर आज हम हाँ रेनोवेशन ऑफ आपके सारे जो हुए हैं, उन्होंने बड़ा कमाल काम इसमें किया। मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं उनके अपना जो वॉल सिटी अथॉरिटी का बोर्ड है उसका भी मैं मेंबर हूँ, और जो इसका हेरिटेज बोर्ड है उसका मैं चेयरमैन हूँ।
सो एक अभी तक वो सिलसिला जारी है, और लेट्स होप कि हम लोग जब नहीं होंगे तो जो आने वाले होंगे वो भी इसी तरह ही करेंगे। वो यही मैं देख रहा था कि सैयद बाबर अली ने एक इंटरव्यू में उनसे जब बात हो रही थी अपना कामरान लिशारी साहब से, तो उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि तुम्हारा सक्सेसर कौन होता है। तुमने तो जो एग्जैक्टली कर लिया, हु विल बी योर, तो कामरान इज थिंकिंग अबाउट इट कि अब क्या करें, सक्सेसर जो है। अब अभी तो खैर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अपना काम, ही इज़ वेरी एक्टिव और काम कर सकते हैं। थिंकिंग थोड़ी सीड की लोगों में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से स्प्राउट होगी जब तक सीड। बिल्कुल, अगर इस तरह की थिंकिंग आएगी ना, जहाँ मेरा मतलब है कि ये एक पैशन होगा, क्योंकि ये तो पैशन का काम है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप कोई, मेरा मतलब है कि कोई उसको, और भी मेरे होते हुए मैं तो जो वॉल सिटी अथॉरिटी की इंसेप्शन थी तब से उसके साथ हूँ, बोर्ड का मेंबर हूँ, और भी शुरू में 2-3 ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो आए, लेकिन उनमें वो चीज़ नहीं थी। हाँ, वो तो जब फिर फिर जब कामरान आए तो जाहिर बात है, मुझे तो खैर उनका साथ काम करने का हमेशा ही, और सारे लाहौर को पता है कि सच में वेरी पैशनेट। तो तब मैंने ये देखा कि मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि ये सियासत जो है ना ये, क्योंकि मेरे सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मेरे, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान वाज, वी वेंट टू स्कूल टुगेदर एंड वी आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट लाइक फैमिली। मियाँ साहब के साथ भी बड़े अच्छे दरीना ताल्लुकात हैं उनकी फैमिली के साथ। चौधरी शुजात साहब के साथ भी बड़े बड़े भाइयों वाले ताल्लुकात हैं सब। तो आई हैव वॉच दिस वेरी क्लोजली। खुद भी मैं बेनज़ीर साहिबा के साथ मैं अपना उनकी पार्टी का मेंबर भी था, फिर प्रोविंशियल पार्लियामेंट में भी मैं रहा। तो मुझे ये सारा कुछ नज़र आ रहा था कि ये जो मुल्क है ना, ये एक अच्छी सिमत नहीं जा रहा, ठीक है। और सियासत में रहने से मैं क्या, मेरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर लेना था, बच्चों की नौकरियां लग जाती हैं, कुछ 4 पैसे में और बना लेता, लेकिन उससे कोई, मेरा मतलब मुझे तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। को जो मेरी बैकग्राउंड है, हम तो पाकिस्तान बनाने वालों में से, तो मेरे जैसा बंदा किस तरह सुकून से बैठ के दे सकता था। मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होता वो पाकिस्तान की एक ईंट भी कोई हिला दे तो गलत करे। एनीवे, सो मैंने बिल्कुल सियासत से किनारा कशी कर ली, बिल्कुल टोटली, और उस दिन के बाद कभी देखा ही नहीं पीछे। हालांकि दोस्तियां सबसे रही, सबसे मैंने ये कहा जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, अगर कोई पाकिस्तान का कोई काम है मैं हाजिर, ठीक है, लेकिन सियासी काम मैं नहीं कर सकता, मेरा वैसी ज़हन नहीं है उसमें। तो एक फिर ये वाकया हुआ कि कायद आज़म की बेटी तशरीफ़ लाई पाकिस्तान उन दिनों में, और वो मेरे यहाँ भी तशरीफ़ लाई यहाँ। तो मैंने उनके साथ कोई तकरीबन कोई 7-8 घंटे बड़ा प्राइम टाइम, हमने बड़ी बॉन्डिंग की हमने। तो उनको मैंने पूछा कि अब मैं क्या करूं, मुझे सब अच्छा बसंत थी, बसंत भी इन्होंने उसके ऊपर भी फिर वो बैन लग गया, और ये सारा, यानी कि एक तो हर चीज़ का हम कहते हैं जो चीज़ भी हो उसको कि उसको बेहतर करने की बजाय हम कहते हैं ख़त्म कर दो। हालांकि इट इज़, अगर ये प्रॉपरली इसको एक सेफ फेस्टिवल बनाया जाए तो ये एक $multi-billion की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल हम इतनी हमारे में अकल होती तो जितनी बेवकूफ़ियाँ पाकिस्तान बनने के बाद तक हमने की हैं शायद हम ना करते। हमने हर वो काम किया जिसके बारे में कायद आज़म ने हमें मना किया था, एब्सोल्युटली, स्टार्टिंग फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ अयूब खान। जब उन्होंने कहा था कि इस बंदे को बिल्कुल आगे मत लाना, ये इसका ज़हन जो है वो बिल्कुल सियासत में ज़्यादा है और उसमें नहीं। तो बारह जो भी फिर होता रहा, हम खुद भी हिस्सा रहे सियासत में, और सबके साथ मतलब मिल बैठ के काम किया। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब मेरे से भी मुझे नज़र आ रहा था कि बहुत बड़ा डिजास्टर ही होने वाला। नहीं, दो एथनिक डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन कोई सैड थिंग इज कि जो पाकिस्तानियत है ना वो हमारी इलीट में नहीं रही अब। पाकिस्तान वो पैशन पाकिस्तान के बारे में नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको बस ठीक है उनका काम चलता रहे, उनकी फैक्ट्रियाँ चलती रहे, उनका पैसा बनता रहे, तो दैट्स फाइन, एंड इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारी जो यंग जो यूथ है, ख़ास तौर पे जो एलीट यूथ है, वो उनका तो बिल्कुल कोई उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं पाकिस्तान में। सो ये मेरे लिए एक बड़ा एक मुकाम था, दुखी होने का एक मुकाम था कि ये इसे अब देखना। तो फिर मैंने ये जो
विरसा हेरिटेज शुरू किया पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ। वो भी एक हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि वो जब तशरीफ़ लाई अपना मिसेस दीना वालिया, तो उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा कि मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे सजेशन दी। उन्होंने कहा कि देखो, लुक टू द फ्यूचर, ठीक है, द मैसेज दैट यू वांट टू गिव to your nation and to your people, And how let do it you go, go low, after that? go to, make a platform in the electronic media, ठीक है। और बस वही हुआ फिर। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी आप बड़ा अच्छा म्यूजिक का प्रोग्राम है, म्यूजिक का मैं अब कहीं उसके बारे में चुप ही रहता हूँ। इट इज़ नॉट म्यूजिक। आप अगर देखें, इसमें इकबाल शनासी है, इसमें गालिब शनासी है, बहुत learning इसमें लर्निंग है, इसमें आपकी आपकी सारी जो सूफिया का कलाम है उसको किस तरह, क्योंकि एक मौसीकी ऐसी चीज़ है कि जो दिल में उतरती। सूफिया ने क्या, कवाली उन्होंने डेवलप की सिर्फ इसलिए कि ये मैसेज जो है सूफिया का वो आवाम तक पहुंचे, और उसका बड़ा असर हुआ। बहुत लोग मुसलमान हुए। यहाँ कोई किसी बादशाह ने तो किए नहीं कोई ज़बरदस्ती के जिनको कर दो मुसलमान या कुछ भी। कहा जाता है, ये वाकई रूह की गज़ा जी है। बिल्कुल, ये दिल में उतरती है अगर ख़ास तौर पे मैसेज जो है। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है उसको 78% जो उसकी व्यूअरशिप है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू द एज ऑफ 44, सारा यूथ है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में ये देखा जाता है 45%, तो 35% हिंदुस्तान में इसकी व्यूअरशिप है। So it's making an impact. So I'm very satisfied with that. I think कि जो काम नेक नीति से किया जाए उसमें अल्लाह ताला बिल्कुल बरकत डालता है। हालांकि ना मैं कंपोजर हूँ, और आप सोच नहीं सकती कि जब से ये विरसा शुरू हुआ है कितनी कॉम्पोजिशंस मैंने की हैं। सारा कलाम इकबाल, ऑलमोस्ट गालिब का बहुत सारा कलाम है, गालिब, और इस तरह हमारे जो क्लासिकल पोइट्स हैं उनका। तो ये लोग अब जब मसलन राहत जब कोई कलाम पढ़ता है तो यूथ भी सुनती है उसको, ठीक है। तो यही आइडिया था कि जो यंग रेलेवेंट लोग जो हैं, जिनको आजकल की यूथ सुनती है, उनके थ्रू ये चीज़ें कराई जाए ताकि वो कनेक्ट कर सके। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसमें मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि ये काम जो है ये ठीक चल रहा है। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न जो आपको पता है कि वो क्लास ज़्यादा देखती है जिसको पाकिस्तान से वाकई मोहब्बत है, ठीक है। और वो हमारा मम्मी डैडी क्राउड जो है वो सारा फिर उससे ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब भी करता है ये नहीं सुनते। हाँ जी, म्यूजिक वाले गाने गाते हैं, बाबा बुल्ले शाह का कलाम है वो, ठीक है, वो भी मैं उसके खिलाफ नहीं, हाँ, नहीं मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी सुना हाँ, ये वो अच्छी कलाम अच्छा पढ़े, जिस तरह मर्जी जिस तरीके से करे, तो मुझे कभी भी उस बात की मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है उनका यहाँ भी एक वीडियो शूट। आजकल की यूथ को फिर बहुत पता चलता है कि हमारे इतने इतने अच्छे कलाम है जिनको बुक्स में तो खोल के नहीं पढ़ते, मौसीकी के बुक्स में, और उन्होंने सारा सिलेबस ही तबाह कर दिया होगा, को पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। बहरहाल वो एक अलग मसला है कि हम किसी तरह की डिवीजन हो गई। सर, सोशल मीडिया पर हमने मुहाफिज उर्दू के नाम से पेज बनाया है, तो सर मुहाफिज उर्दू का नाम सुन के आपके जहन में क्या आता है? मुहाफिज उर्दू का नाम सुन के मेरे जहन में ये आता है कि इस वक्त उर्दू जो है वो एक जो ज़बान है उसको सही तरीके से पढ़ाया भी नहीं जा रहा, इंटरेस्ट भी नहीं है, और ख़ास तौर पे जो माँ बाप है, जो घर की तरबियत है, वो भी कोई उर्दू, मतलब कि हम तो अपने घर में आज भी पंजाबी बोलते हैं बिल्कुल, और उर्दू भी बोलते हैं, बच्चों के साथ उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, पंजाबी कम लेकिन उर्दू ज़्यादा। लेकिन ये भी एक मैं समझता हूँ अलमिया है कि हम क्यों नहीं पंजाबी बोलते, हमारी यहाँ की ज़बान ही है, उर्दू तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। ये दोनों ज़बानों, और मैं ये सुन के काफ़ी मुझे दुख होता है कि जहाँ मैं पीछे पड़ा कि किसी बच्चे ने उर्दू में किसी स्कूल में जवाब दे दिया कराची में, तो उसको स्कूल से निकाल दिया उन्होंने। तो मतलब है कि ये चीज़ें जो हैं, बिल्कुल आपने ये सही इसका रखा हुआ है, क्या कहते हैं, अपने इस जो भी आपने ये एक तंजीम बनाई है कि मुहाफिज उर्दू, वाकई उर्दू की अब उर्दू को अब मुहाफिजों की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में तो वैसे ही वो ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल, और पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल आप लोगों को, ये बच्चों की बड़ी अच्छी सोच है आपकी, और अल्लाह ताला आपको इसमें क्या कहते हैं गिव यू द स्ट्रेंथ कि आप इसको आगे इस चीज़ को लेकर आ सको।
सर आप इससे थोड़ा सा आई हैव अ क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन पंजाबी के आपने बात की है तो ये क्यों परसेप्शन है कि पंजाबी बहुत टफ जुबान है ये क्या तहजीब से नहीं इस्तेमाल मुझे तो इतनी, नहीं मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी देख के खुशी होती है कि हिंदुस्तान का जो पंजाब है वो इतने फख्र से पंजाबी बोलते हैं और इतनी खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं कि इतना प्रमोट करते हैं अपनी लैंग्वेज को कि कोई आदमी वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते कि क्या कहते हैं इस बात को। और यही हमारा एक बन गया है, एक मैं क्या कह सकता हूँ सोच अभी गुलामी से निकली नहीं नहीं, सोच हमारी बिल्कुल गुलामी से नहीं निकली। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, नहीं निकली। सर मौसीकी और शायरी के एक दूसरे के साथ रब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये है कि अगर शायरी ना होती तो फिर मौसीकी भी ना होती? नहीं, मौसीकी तो उससे बहुत पुरानी है। शायरी में शायद बाद में आई, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में आप देखें तो इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो पहले डेवलप हुए। और नेचर में भी ये नेचर में ही है। देखें चिड़ियों का चहचहाना भी तो म्यूजिक ही है ना। सर आपके तो हाँ, सर आपके आबा और अजदाद में से किसी को मौसीकी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो सर आप में मौसीकी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? नहीं, मुझे शौक़ तो बहुत था, क्योंकि हमारे घर में ये था कि जितने बड़े बड़े फ़नकार थे, मैंने बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब को अपने घर में सुना, बरकत अली ख़ान साहब को सुना, रोशन आरा बेगम को, फ़रीदा ख़ानम जी को बहुत सुना, इकबाल बानो को सुना, मेहदी हसन ख़ान साहब को सुना। तो ये फिर जो अपना नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जो वालिद थे और उनके जो भाई थे मुबारक अली फ़तेह अली, उनकी कवाली तो लाजमी होती थी रमज़ान के दिनों में। और वो क्या कवाल थे वो। ये कोई भी जो जितने भी थे बाद में आए, इंक्लूडिंग नुसरत फ़तेह अली ख़ान, वो उनके पाए के नहीं थे। उनको फ़ारसी, उर्दू, पूर्वी, पंजाबी, सराइकी पे ऐसी हासिल थी, क्या कहते हैं, अमूर हासिल था उनको, कि वो एक एक कवाली उनकी 2-2, 2.5-2.5 घंटे की होती थी। कभी आप यूट्यूब पे जाके देखें, मुबारक अली फ़तेह अली, आपको अभी किसी ने कुछ साल 2 साल पहले डाला है कि एक पूरा एक जो कलाम इकबाल था, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, उन्होंने सारा इकबाल का फ़लसफ़ा उसी एक कलाम में समझा दिया। क्योंकि उन्होंने कोई भी गिराबंदी में कोई भी ऐसी कोई किसी और का शेर नहीं डाला। सारा इकबाल के शेरों से ही, आपको पता है ना कि कवाली क्या होती है। कवाली में एक तो मेन गज़ल होती है या मेन कलाम होता है, उसके साथ साथ उसकी जो तमहीद बांधते हैं, जिसको हम लैंग्वेज, म्यूज़िकल लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं गिराबंदी, ठीक है। तो ये मैंने फिर ये इस एक्सपेरिमेंट को मेरा बड़ा अच्छा लगा। और मैंने फिर जो राहत के साथ बाद में जो कवालियों की 2-3 एल्बम्स की, अब एक गालिब के ऊपर, एक अल्लामा इकबाल के ऊपर, उसमें मैंने यही किया, ना गालिब की किसी कलाम में किसी और की गिराबंदी इस्तेमाल की, ना इकबाल के। क्योंकि इन दोनों शायरों के साथ कोई दूसरा जो शायर है ना, वो सूट ही नहीं करता, मैच ही नहीं करता, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उसको। तो ये एक डेफिनेटली एक एक्सपेरिमेंट था। और मेरे जो मैं काम करता हूँ उसमें उर्दू भी है, पंजाबी भी है। जो मैंने एक प्ले किया था पीटीवी के लिए, हीर रांझा, उसके वो था तो एक पिंक उर्दू जिसे कहते हैं, पंजाबी उर्दू टाइप मिक्स। क्योंकि पीटीवी में ये मसला होता है कि अगर एक रीजनल लैंग्वेज में आप करें तो वो फिर जो प्रोग्राम है ना आपका, फिर रीजनल प्रोग्राम में चला जाता है। तो उसको नेशनल पे लाने के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन गाने उसके सारे पंजाबी थे। बहुत से गाने मैंने लिखे उसके, और उसका म्यूज़िक भी मैंने कंपोज किया। मैं कंपोज़र तो कभी था ही नहीं, लेकिन ये नेचुरल को अल्लाह ताला की तरफ से ही। बहुत साल पहले मैंने इसका अभी ज़ुहैब और नाजिया मेरे पास ठहरे हुए थे यहीं, तो उनके लिए मैंने नाजिया के लिए पंजाबी गाना किया था, टाली दे थले। फिर कई साल कभी कुछ सोच ही नहीं आई इस तरह की। फिर एक दफ़ा अली अज़मत और मैं नथिया गली बैठे हुए थे, रात के वक्त आग जला के, बड़ा अच्छा मौसम था वहाँ, तो वहाँ ये मैंने गाना कंपोज किया, गरज बरस, जो बड़ा फेमस हुआ। गरज बरस। एक और भी था मैंने कंपोज किया था, लेकिन उस ज़माने में वो टेलीफोन में ये रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम नहीं होता था, वो बड़ा मुझे, लेकिन आई थिंक जो माइंड में कोई चीज़ होती है कभी ना कभी वापस आ ही जाती है। लेट्स होप कि। पर उसके बाद फिर ये शुरू हुआ अपना ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक सूफ़ी काउंसिल का क़याम हुआ, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट था।
और प्रेसिडेंट साहब जो चौधरी शुजात साहब जो थे उसके प्रेसिडेंट थे, और जो सदर पाकिस्तान थे उसके पेट्रोन इन चीफ थे। तो हमने जो पहला प्रोग्राम इन्होंने कहा हमने करना का अल्लामा इकबाल की बर्थडे पे, तो यहाँ एक प्रोग्राम मज़ार पे ही हुआ हजूरी बाग के अंदर। बहुत आई थिंक इस तरह बड़ा प्रोग्राम कभी भी पाकिस्तान की टेलीविज़न हिस्ट्री में कभी शूट नहीं हुआ। और उसमें तमाम हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, और बहुत से लोग, क्योंकि 400-500 लोगों को मददू किया गया था। खाना भी था बड़ा पुरतकल्लुफ़ उसके बाद। और वो फिर मैंने एक एल्बम कंपोज़ की उस प्रोग्राम के लिए। वो बैठे बैठे वैसे ही मैंने कंपोज़ अपना उसको कुछ कलाम इकबाल मैंने किए। फिर मैंने पता नहीं, मैंने कहा सोचा ये अच्छे भी हैं कि नहीं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। फिर मैंने फरीदा खानम जी को मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप शाम को आएँ मेरी तरफ खाना खाएँ, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको सुनानी। वो उनको इसलिए कि वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो साफ ही कह देती ना भैया नहीं चंगा, बिल्कुल सुकून से कह देती। उन्होंने सारे कलाम सुने और उनको बहुत पसंद है, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे हैं। फिर एक कलाम जो फ्रिया परवेज़ ने वो गाया था गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, वो हमने इकट्ठे बैठ के उसको हमने कंपोज किया इधर ही, यहाँ इधर ही। तो फिर वो प्रोग्राम हुआ और वो बहुत ही क्या कहते हैं, उसमें एक एक आर्टिस्ट से एक एक कलाम मैंने करवाया था। उसमें हुमैरा अरशद थी, उसमें अली रज़ा थे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनको पहली दफ़ा उनका मौका मिला। फिर मासूमा अनवर थी, उनको भी पहली दफ़ा मौका मिला। फिर जवाद अहमद थे और इब्रार थे। शबनम मजीद का तो बहुत सक्सेस हुआ, ला फिर एक बार वही बाला जाम ऐसा की। फिर अपना इसी तरह उसमें राहत, इट एंडेड विद दैट, विद राहत की वो जो उनके अपना दादा की जो कबाली थी, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, उन्हीं की कंपटीशन थी उसके ऊपर, और वो बहुत अच्छा रहा। फिर पीटीवी ने कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलो भी आप कुछ और भी करो। मैंने कहा अच्छा चलो, फिर हमने कहा एक और प्रोग्राम करते हैं। तो वो फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम किया, एक एल्बम मैंने तैयार की। उस वक्त फिर तक मेरा राब्ता साहिर अली बगा से हो गया था। तो हाँ, तो सारे प्रोग्राम उन्होंने ही फिर वो इतनी थी उनकी जो म्यूज़िक और उसकी जितनी, उनको उस तरह जानते नहीं थे लोग ना। हाँ उनको जानते नहीं थे लोग, और वो एज अ अरेंजर, म्यूज़िक अरेंजर, और वो सब सारा। फिर गाने पे भी मैंने ही उनको इनकरेज किया था, तो उन्होंने गाना शुरू किया था। ठीक, तो ये इसकी आवाज़ आएगी बहुत बीच में, इट्स वेरी नॉइजी, इसको ना करें। अच्छा, तो हमने दिल से प्रोग्राम किया, उसमें राहत थे, शफकत थे, फ्रिया परवेज़ थी, शबनम मजीद थी, और भी आर्टिस्ट थे। अली ज़फ़र भी थे शायद, हाँ अली ज़फ़र भी थे। और सबसे मैंने एक एक दो दो कलाम कराए। उसमें कुछ गालिब के कलाम थे, कुछ पुरानी चीज़ें थी, कुछ मेरे नए नगमे गाने। फिर उसके बाद ये हुआ कि उस वक्त शहरी रमान थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं वो, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर पीटीवी। मैंने कहा चलो। तो फिर ये जो विरसा शुरू हो गया, फिर वो शुरू हुआ। अब तो 12-14-15 साल हो गए विरसे को भी। तो ये हाँ, हिना नसरुल्लाह उसमें आई, अली अब्बास, सारा रज़ा, फिर ये आपका अल्लाह भला करे, ये इबादत रमीज़ अब लेटली, बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बहुत से लोग आए, फिर बाकी सारे रेगुलर जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो भी आए, कई नए लोग उसमें, लॉट ऑफ न्यू पीपल के। सर आपने बहुत से दौर देखे, आपने एक वो दौर देखा जब म्यूजिक और आर्ट्स और कल्चर को एक मकाम हासिल था, और आपने एक वो दौर देखा जब इनको जवाल हासिल हुआ। तो आप इन दोनों दौर को कैसे मुवाजना करेंगे? वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत ही डार्क दौर था ना, ज़िया-उल हक का। सीधी बात करें आप, उन्होंने हर चीज़ ही बंद कर दी। उधर से ही हमारी खराबी शुरू हुई। जब अपनी चीज़ों पे आपने बैन लगाया तो लोग तो नहीं तो देखने या सुनने से बंद करते। तो आपकी जो यूथ थी उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ रुख कर लिया, वेस्ट की तरफ रुख कर लिया, तो आपका अपना जो था वो नुकसान हो गया। ये तो बड़े अरसे के बाद क्या कहते हैं, ये
फिर अब मुशर्रफ का जब दौर आया तो थोड़ी सी एक लिबरल, या आप कह सकते हैं कि एक खुली फिजा थोड़ी सी हुई, क्या कहते हैं, नॉट दैट आई थिंक कि उन्होंने कोई जो हुकूमत थी उन्होंने भी इनिशिएटिव कोई नहीं लिया, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। नहीं रोका नहीं, उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया, लेकिन बहरहाल फिर वो भी एक डिक्टेटर ही थे बेसिकली। तो ये एक बात ही, लेकिन ही वाज यू कैन से बेनेवलेंट डिक्टेटर, ये था उनके अंदर। तो उस वक्त फिर थोड़ा सा हर चीज़ खुली, आपके ये सारे जितने प्राइवेट चैनल्स हैं इनको इजाज़त दी गई आने की, फिर म्यूज़िक भी खुली और बहुत सा कुछ हुआ उसमें। और अब ये डेफिनेटली एक बात तो ज़रूर है कि थोड़ा सा हमने प्रोग्रेस किया है। मसलन आज हमारे जो टेलीविज़न की जो प्लेज हैं वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, हमारे आर्टिस्ट की बड़ी वैल्यू है, और ये एक अच्छी बात है। फिल्म इंडस्ट्री हमारी अभी भी कमज़ोर है। ये वो हमारे ज़माने में तो 300-400 फिल्में बना करती थी जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन लाहौर। वो सारे में इतने अरसे में सिर्फ एक वो मौला जाटी है कि जिसने आउटस्टैंडिंग काम किया है। बाकी फिल्में बनी हैं, वो ठीक बनी हैं, और भी कुछ चंद फिल्में हैं जो, लेकिन वो उनका जो सारा जो है ना, क्या कहते हैं, स्टोरीज और ये सारा जो एक वो बेसिकली वो बॉलीवुड टाइप की क्या कहते हैं वो चीज़ें हैं। लेकिन मौला जट क्योंकि एक स्टोरी यहाँ की है, पाकिस्तान की स्टोरी है, एक लेजेंडरी स्टोरी है, तो वो अच्छा है। शोएब मंसूर साहब ने फिल्में ज़रूर बनाई हैं, दो तीन जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी वो जो फिल्म थी। छोड़े ना, ये बड़े ना इस पे दुख भरी दास्तान ना करें। उन्होंने वो एक तो उनकी खुशकिस्मती थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे काफ़ी साल वो जिंदा रहे। कायदे आजम को हमने पहले ही एक ऐसी एम्बुलेंस दी कि जिसमें पेट्रोल ही नहीं था। किसने किया वो, अब ये इस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन तो अल्लाह तो सब जानता है। तो ये हमारी बदकिस्मती थी, तब से ही हमारे मसले। हम इंडियन मूवीज की बात करें, बॉलीवुड वगैरह की, अक्सर जो उनका शुरू के क्रेडिट्स होते हैं उसके अंदर लिखा होता है हिंदी मूवी, मतलब हिंदी, लेकिन उसका कंटेंट सारा उर्दू जबान पे बेस्ड है, उसी को हिंदी कहते हैं। तो मैं आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ द प्रेजेंट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, पैसा बहुत है और उसको टेक्निकली उन्होंने कमाल कर, लेकिन स्टोरीज अभी भी वो वेस्ट की कॉपी करती है, ओरिजिनलिटी नहीं है। हाँ, यस दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ट सिनेमा, बिल्कुल है वहाँ, और वो बड़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन उनकी कमर्शियल, हाँ गवर्नमेंट उनकी बहुत फाइनेंस करती है, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान हेट फिल्म है उनको तो बहुत ज़्यादा फाइनेंस करते हैं। लेकिन ये है कि उनकी जो कमर्शियल फिल्में हैं मुझे तो कभी अपील नहीं की वो। ज़बान जो उनकी नहीं है, हमारी ज़बान यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अक्सर नोट किया, बिकॉज़ आई लिव्ड इन द मिडिल ईस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई नो द डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू बोलने में भी। वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदी खत्म होती जा रही है, उर्दू के लफ्ज़ यूज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन उसको कहते वो हिंदी है। चलें कहने दें, खुश रहें, उर्दू तो हो रही है ना इस्तेमाल, उनके गाने सुन लें, उनके डायलॉग्स देख लें, वो सारे उर्दू में। अभी भी जो लिखने वाले हैं सारे ज़्यादातर वो मुसलमान ही हैं। हाँ, तो जारी बात। तो काश उनमें इतना हौसला हो कि वो उसको उर्दू कहते हैं। उनके एक्टर्स भी तो मुसलमान ही लिखते हैं, सारे खान की वजह से उनकी मूवीज चलती हैं, और उनके पास है कहते हैं कि यही तो उनको दुख है। इन उर्दू उनकी डायलॉग डिलीवरी सारी, आई मीन ये उर्दू की वजह से ही ठीक है। जो बेसिक इंडियन, जैसे आप कोई भी लगा लो हीरोइन, उनकी उर्दू इतनी क्लियर ही नहीं है, डायलॉग डिलीवरी क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती। उनके कितने सक्सेसफुल हैं एक्टर्स, वो मसला हमेशा खान को खान ही कहेंगे। बारह लेकिन पैट्रियटिज्म को भी उन्होंने मेंटेन किया, जो हमारे हमने लूज करना नहीं, काफी प्रोग्राम्स, बिल्कुल बिल्कुल उनमें बहुत पैट्रियटिज्म है, और उनका यूथ जो है ही इज़ फार मोर एजुकेटेड देन आवर यूथ, इसलिए कि उनका जो सिलेबस है बड़ा केयरफुली प्लान होता है। यहाँ तो किसी ने परवाह नहीं ना की। ज़ियाउल की हुकूमत आई, उसने आगे और ही कुछ कर दिया। अयूब खान की हुकूमत आई, उसने और ही सिलेबस बना दिया। जिसने भी सारी पाकिस्तान की हिस्ट्री अपने एडवांटेज के लिए उन्होंने की, ठीक है।
हाँ, जब का ज़ियाउल हक का वक्त आया उसने कायद आज़म और इकबाल को मौलवी बना दिया, बिल्कुल, कि जिस तरह ये मुल्ला थे, जो कि विच इज़ फार फ्रॉम द रियलिटी, यू नो। हमने इस्लाम के साथ वो किया कि जो अल्लाह माफ़ी, ये क्या किसी और ने क्या बुरा करना था, कि हमने अपने मज़हब के साथ ही हमने जो महफूम था हमारे मज़हब का, हम इतने उससे दूर हो गए। जो इसी तरह जो पाकिस्तान का जो महफूम था, उससे हम जिस जिस चीज़ से कायद ने हमें मना किया था, हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें हमने की और किए जा रहे हैं अभी तक। कोई उसमें हमारे में कोई शर्म, कोई हया या कोई गैरत नहीं है। तो सर उर्दू के बहुत से शुरा ने अपने अपने हवाले से ज़ुबान को फ़रोग़ दिया है। तो सर पंजाब के मकतबा फ़िक्र से उर्दू का क्या मुकाम है? आप देखें सब कितने कितने बड़े उर्दू के शायर जो थे पंजाब से पैदा हुए। इकबाल को देख लें, फैज़ को देख लें, और कितने शायर हैं। फराज को देख लें, वो फ्रंटियर के थे, ठीक है। हालांकि इनकी जो अपनी ज़बान थी वो तो कुछ और थी। उर्दू को तो क्लेम कर सकते हैं दिल्ली के शायर या लखनऊ के शायर, ठीक। तो लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पंजाब में तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया गया कि उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है, और कभी भी प्रेजुडिस उसके ऊपर नहीं था, ठीक। टिल टुडे नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बात बिल्कुल सही है। सर क्या आपको लगता है कि आजकल का जो फनकार है वो अपनी सकाफत को छोड़ के मगरिब की तरफ मतवज्जो हो रहा उनको जहाँ से पैसा बनेगा वही करेंगे ना, क्या बेचारे करेंगे, उन्होंने रोजी रोटी नहीं करनी है अपनी। है? लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारी वो होती हैं। लेकिन सबसे जो अलार्मिंग जो बात है वो ये है कि हमारे नौजवान अब पढ़ते नहीं, किताबें नहीं पढ़ते। हिंदुस्तान का नौजवान किताबें पढ़ता है। मुझे याद है पीछे मैं चंद साल पहले दिल्ली में था, तो मैं एक बुक शॉप पे मैं गया, तो मुझे ये अपना मुझे एक इंग्लिश ट्रांसलेशन आई थी आईने अकबरी की, वो 3 वॉल्यूम्स में वो तो वो मैं ख़रीदने गया, तो लाइन लगी हुई थी बाहर, क्या कहते हैं लोगों की, वो एक कोई किताब आई थी वहाँ नई, तो लोग इस तरह खड़े हुए थे लाइनों में कि उस किताब को ख़रीदने के लिए। तो ये चीज़ नहीं रही। अब तो दुकानें, फिरोज वक्त भी ख़त्म हो गया, सारा दुकान, कोई किताबों की दुकान ही नहीं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। हम तो साथ हम तो जब वीवर दिस एज, हम तो क्या कहते हैं, अब हमारा तो ये था कि सोते ही किताब पढ़ते पढ़ते ही सो जाते थे, माथ में लगा के जी अब कल फिर बाकी पढ़ेंगे। कोई फैमिली फ्रेंड भी है, वही आपके वाली है, तो आज तक भी नींद नहीं आती पढ़े बगैर। तो लेकिन पहले आई रिमेम्बर कि अगर नॉवेल्स भी पढ़ रहे हैं, मतलब मैं टीन एज की बात कर रही हूँ, तो देवर गुलबर्ग में हम लोग रहते थे, तो राजा सेंटर में, और वहाँ पे ऐसी लाइब्रेरीज कह लें या वो रेंट पे बुक मिल वो बच्चों की लाइब्रेरीज भी होती थी, वो बस के अंदर होती थी लाइब्रेरी, सारा मुझे याद है। आपने एक दे दिया और 2 ले लिए, कुछ इस तरह करके उनका सस्ता। लेकिन अब तो ये फैसिलिटी ऐसी है, सही की लाइब्रेरी से आ गया है ना, अब डिवाइसेस और इंटरनेट बड़ा तेज चल रहा है ना, लेकिन वो मेरा ख्याल है उसकी लेकिन बाकी सारी दुनिया में किताबें जो हैं बहुत लोग पढ़ते हैं, सारा वेस्ट पढ़ता है, और किताबें जो हैं कि जो आउटस्टैंडिंग होती हैं और जो लाखों की करोड़ों की तादाद में वो छपती हैं, और उससे जो राइटर है, जो पब्लिशर है, उसके भी पैसे बनते हैं, ठीक है। और वो द आइडिया ऑफ के भी एक बड़ी खूबसूरत सी किताब आपके पास पड़ी हुई है, जब अब वो नेट वाला पता नहीं, मुझे तो बड़ा ही अपील नहीं करता बिल्कुल भी, मजा ही नहीं आता। मज़ा ही नहीं आता। हाथ में बुक ना आप लेटे हुए हैं कब पर, 10,000 देना, वो जाके फोन की कोई चीज ले आएगा, हेडफोन ले आएगा, लेकिन किताबें नहीं लेंगे। नहीं, बहुत कम होता है। आदत डालनी चाहिए हमारे, हमने तो डाली है, मोबाइल ना लो लेकिन बुक्स लो। सर एक बहुत अच्छे किसी बुजुर्ग ने ये बात फरमाई थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि किताबें ज़मीनों पे मिलेंगी और जो जूते हैं वो बड़ी बड़ी दुकानों के शोकेस में सजे होंगे। क्या ये वही वक्त है? मेरा ख्याल है हमारे यहाँ तो वही वक्त है, बाकी दुनिया में नहीं। बाकी में नहीं, ये हमारे लिए, ये मुसलमानों के लिए बताया गया। ये आपको ये पता होना चाहिए कि जब स्पेन पे मुसलमान जो थे उन्होंने हुकूमत की, तो एट द पीक जो मुसलमान जो सुल्तान था, उन्होंने 3 बड़ी लाइब्रेरीज कायम की वहाँ स्पेन के अंदर, ठीक। और उन तीनों लाइब्रेरीज में कोई तकरीबन कोई 30-40 हज़ार किताबें थी उस ज़माने में। तो ज़माने में तो हाथ से लिखते थे,
वो कैक्सटन प्रेस तो आया नहीं था उस वक्त। और मुसलमानों का ये कमाल था कि इन्होंने हर जो किताब थी ना, चाहे वो इंडियन लिटरेचर था या चाइनीज़ था या जापानी था, जो किताब उनके हाथ लगी इन्होंने उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया, ठीक है। और सबसे बड़ा ख़जाना जो था लेटर ऑन वो फिर बगदाद में था। तो जब मंगोल आए तो उन्होंने तबाह किया बिल्कुल हर चीज़, बहुत नुकसान हुआ था। बहुत सारी किताबें जो थी जो लिखी गई थी और हर चीज़ के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, साइंस के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, वो सब तबाह हो गई उसमें, उन्होंने जला ही दिया था सारा। दे बर्न्ट इट टू द ग्राउंड। अच्छा, तो ये आप सोचें कि उस वक़्त जो ये इनके पास 30-40 हज़ार किताबें थी स्पेन के अंदर, और जो सबसे बड़ा यूरोपियन जो बादशाह था जिसकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, 1500 किताबें थी उसके अंदर, ये लेवल था। उन्होंने फिर हमसे ही लिया सारा कुछ। दैट्स व्हाट हैपेंड। दे टुक सारा जो क्या हम हर चीज़ में आगे थे, मेडिसिन में, साइंस में, हर चीज़ में हम आगे थे। इवन आर्किटेक्चर में आप देख लें, हर चीज़ पे हम क्या कहते हैं हम आगे थे। तो वो फिर डिक्लाइन आया नेचुरली, जब आप अपने उसूलों से हट जाएं और आप और चीज़ों में पड़ जाएं तो वो दैट्स अनदर स्टोरी। सर आपको नहीं लगता कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए अगर जगह जगह पे लाइब्रेरीज बन जाए तो शायद बच्चों को आदत पड़ जाए, जिस तरह हर जगह KFC बना हुआ है, मैकडोनल्ड बना हुआ है, जितनी खाने की मैकडोनल्ड और KFC इसलिए बना है कि वहाँ लोग जाते हैं खाने के लिए। जाते हैं, आप 5000 लाइब्रेरी बना दे, बंदा नहीं जाएगा। तो क्या पता शायद अपना आप मुझे एक बात बताएं चले जाए। कि लाखों मस्जिदें हैं यहाँ मेरे अपने इलाके में ही, 15,000 मस्जिदें हैं, 15,000 कितने जाते एक भी तो भरी होती है। हैं? नहीं, सर इस पे क्या काम करना चाहिए? किस तरह हमारी कौम का ध्यान बुक की तरफ आएगा? इनके हाथ में बुक कैसे आएगी? पता नहीं, ये तो आने वाली जनरेशन भी कुछ सोचेंगी या करेंगी, क्या हमने करना है, वही सवाल क्या तरीका होगा। माहौल पहले आप बनाए ना इस किस्म का। कौम के जब आप आप माहौल ही, जब आप ये देखेंगे नौजवान क्या देख रहा है, आप मुझे बताएं आजकल की जो यूथ है ये क्या देखती है, हाउ डज इट लुक एट पीपल, ठीक है। वो देखते हैं कि करप्ट से करप्ट तरीन आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर रहा है। जो जितना ईमानदार है वो फंसा हुआ है किसी ना किसी मसले के अंदर, तो वो क्या सोचेगा। मोटिवेशन क्या होगी? है मेरे मोहल्ले का जो बच्चा है वो देखता है कि जी ये फलां बंदा ड्रग्स बेचता था, आज उसके 25 प्लाजा खड़े हैं, तो वो क्या सोचेगा कि मैं इसके फॉलो करूं कि मैं किसी और को फॉलो करूं। तो वो जाहिर बात है वो उसी को फॉलो करेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज मनी टुडे। सर आप मौसीकी की सनत में उर्दू के मुस्तकबिल का तस्वुर किस तरह करते हैं, और इस इर्तिका में आप खुद को क्या किरदार अदा करते हुए देखते हैं? देखिए, अब अगर मौसीकी जो है, उर्दू जो है वो आज तक भी जिंदा है, तो मौसीकी का उसका बहुत बड़ा किरदार है। आज भी जो क्या कहते हैं जो शायर हैं उनका कलाम जो है वो बहुत सा कलाम जो है वो तो मैं समझता हूँ कि एक वक़्त था कि कोई अच्छा कलाम आता था, फ़ौरन कोई ना कोई आर्टिस्ट जो था उस कलाम को पढ़ता था। और पाकिस्तान टेलीविज़न का ये मैं समझता हूँ कि एक ही उस वक्त चैनल था, और फ़ौरन इस तरह के लोग थे जो इंटेलेक्चुअल थे वहाँ बैठे हुए, उस इदारे को चलाने वाले इंटेलेक्चुअल्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे वो उनमें कोई टैलेंट था, तो वो अब इसी तरह आप देखें कि आज तक जो मौसीकी हम सुनते हैं वो सारे जो कलाम थे, चाहे सूफ़ी तबस्सुम साहब का हो या फैज़ साहब का हो या फराज साहब का हो या किसी और बहुत से हमारे शायर थे, परवीन शाकिर साहबा का हो, तो वो सारे जो कलाम थे वो क्या कहते हैं वो पढ़े जाते थे, उनको गाया जाता था टेलीविज़न के ऊपर। और ये तो एक आपस का एक, जिस तरह टू व्हील्स नहीं होते किसी चीज़ को चलाने के लिए एक साइकिल के, तो इसी तरह मूव करता था। तो अब इतने मेरे पास लोग कलाम भेजते हैं लेकिन उनको कोई ना छापने वाला है ना कोई सुनने में। खुद भी मुझे दुख होता है, कई कलाम अच्छे होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको किसी ना किसी अच्छे फ़नकार से उसको क्या कहते हैं उसको मैं कंपोज़ करूँ, फिर उनको उनसे गवाऊँ। इस तरह चीज़ें जो हैं वो बन भी जाती हैं। लेकिन ये है कि ये दोनों जो हैं ये एक ही साथ साथ ही चलते हैं, मौसीकी भी और क्योंकि सिर्फ शायरी हो वो अब दिन गए कि कराची में 2-2 लाख आवाम बैठी हुई है और मुशायरा हो रहा है, ऑल पाकिस्तान मुशायरा हो रहा है, या और अब हिंदुस्तान पाकिस्तान मुशायरा वो भी एक ज़माने में हुआ करता था। या आपकी हमारी जो एक मैं देखता हूँ कि लाहौर में जो ओपन एयर थिएटर है
ये बागी जना में, वहाँ ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ करती, आज भी होती है, बिल्कुल होती है आज भी। मुझे याद है कि पहली दफ़ा मैंने नैरा नूर को सुना था, और हमारे कॉलेज में ही थी, गवर्नमेंट कॉलेज में, मुझसे सीनियर थी, तो मुझे नहीं पता था कि ये गाती भी हैं। तो जब उन्होंने वहाँ एक बेगम अख्तर का एक दादरा उन्होंने गाया, तो सारी सारी आवाम दंग रह गई, ये क्या आवाज़ आई। तो वो चीज़ें जो हैं अब और बड़ी एक्सेसिबल है, लेकिन इतनी प्रमोटेड नहीं है। मैंने से कि अफोर्डेबल रेंज में, और जैसा वही कहते हैं हम मेंबर ऑफ है, बट गुड है, काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। यानी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, जो इसको जिंदा ही रखा हुआ, यही बहुत बड़ी बात। बहुत है। और इसी तरह ही अदबी महफिलें जो हैं, अब जिस तरह के, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुशायरे होने चाहिए टेलीविज़न के ऊपर। बाकी जो प्राइवेट चैनल्स हैं, कि अगर ये बाकी अमेरिका से पैसा लेना बंद कर दें, और वो हर तरीके से सिर्फ प्रमोट ही वो करते हैं कि जिसमें एक वेस्टर्न एक चीज़ में टच हो, वो थॉट ही वेस्टर्न को लेके आगे आते हैं, वो म्यूज़िक ही वेस्टर्न को प्रमोट करते हैं, वो बड़े बड़ी कॉरपोरेशन हैं उनके पीछे हैं, और वो उसको जो है वो उस चीज़ को आगे लेके आते हैं। और हमारी असल इसी तरह आप देखते हैं कि हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, सारंगी ख़त्म हो गई बिल्कुल। हमारे सारे शहर के अंदर एक बच्चा यहाँ तो है जो सारंगी बजाता है, एक ज़माने में कई 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 सौ थे। तो ये अब हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं वो भी बेचारे क्या कहते हैं, वो इंडिया से सीख कर आया है, उसे यहाँ पे उसके बाद नहीं यहाँ भी उसने सीखा, यहाँ खावर थे उसके जो उस्ताद थे, वो बजाया करते थे पहले। ही ऑल्सो पास्ट अवे। हाँ जी, ऑल्सो पास हुए ना कहीं आज। तो कम कम मुझे याद है फरीदा खानम जब अपने अरूज पे थी, गाया करती थी, उनके जो मेन उनके जो म्यूजिशियन थे वो सारंगी थे, एक हारमोनियम एक, और वही उनका मूड बनाते थे। उन्होंने बस कह देना अगली गज़ल में नहीं कह देना भी दरबारी, तो वो उसने दरबारी राग में शुरू कर देना, तो वो ऐसे उन्होंने 1-2 मिनट ज़रा झूमना, फिर उन्होंने शुरू होना। वो ऐसा स्टार्ट उनको देता था, एक ऐसा मूड उनका बनाता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें। फिर मैंने वो वक्त भी देखा जी फरीदा खानम गा रही हैं और लोग जो है बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर आंखें बंद करके गाती थी, देखती नहीं थी वहाँ की तरफ। तकलीफ है बात। सारी बात है कि बोल तकलीफ की बात है। और हिंदुस्तान में क्या कहते हैं उसके ऑपोजिट होता था। वो जब हिंदुस्तान में लास्ट मुझे याद है कि जब जब गई थी तो मैं ही ड्रॉप साइलेंस पिन ड्रॉप साइलेंस, और लोग बिल्कुल, हवा में होते हैं उनकी कि ये मुझे याद है कि इंडिया हम गए तो उस वक्त एक डेलीगेशन, उस वक्त मुस्लिम लीग ये जो क्यू ग्रुप है उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान में, तो उनकी कांग्रेस जो वहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उन्होंने इनवाइट किया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट चौधरी शजाद साहब थे, और उनको और कुछ MNAs को, पार्लियामेंटेरियंस को इनवाइट किया इंडिया। तो चौधरी साहब इंसिस्ट करके मुझे, मैंने कहा जी मेरा कुछ सियासत से ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं तू नाल चल साढ़े, तू जाएगा तो कुछ कुछ ना कुछ चंगाई करेगा उत्थे जा। तो हम रास्ते में जा रहे थे, एक स्पेशल फ़्लाइट चार्टर्ड थी इस्लामाबाद से दिल्ली। तो अब रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए तो डिस्कस कर रहे थे कि क्या इन्होंने को खाना करना था वहाँ, अपनी तरफ से तमाम लोगों को, वहाँ को 300-400-500 लोगों का खाना इनवाइट करना था। ये प्लान कर रहे थे कि वहाँ जाके ये करना है, या प्लान किया हुआ था एम्बेसडर साहब ने, कुछ उनकी इनिशियली बात हुई। तो मैंने कहा खाने पे किसने आना है? मैंने कहा छोड़ें, मैंने कहा फरीदा खानम को या आबदा परवीन को बुला लें, तो आप देखेंगे क्या होगा। उन्होंने कहा ठीक है। उधर से हमने फ़ोन किया हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे शाहिद रफ़ी साहब, तो मैंने उनको कहा, मैं क्या भेजो जी। उन्होंने कहा अब आबदा तो नहीं है। मैंने कहा फरीदा खानम को भेजें। फरीदा खानम साहबा खैर दूसरे दिन ही वो तशरीफ़ ले आई। आप सोच नहीं सकती कि उनका जो होटल में इस्तकबाल किया गया ना, चौधरी साहब खुद दंग रह गए, कहने लगे यार देखो हमने 100 कमरा लिया हुआ है, हमें इन्होंने इतनी लिफ्ट नहीं कराई है। मैंने कहा अब आपको ये समझ आएगी कि इनकी क्या कदर है यार। आप सोच नहीं सकती कि जिस दिन उनका प्रोग्राम था, एक तो खाना बड़ा ज़बरदस्त हुआ, पूरा चौधरी साहब ने डेरा वहाँ लगाया, और बेहतरीन खाना को 400-500 बंदों का ताज होटल में जो उनका जहाँ हम ठहरे हुए थे, और सीटेड डिनर, और उसके बाद फिर अंदर